अस्सलाम वालेकुम। लेज़र्स एंड ऑप्टिक्स का कोर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इस कोर्स में हमने सबसे पहले रिव्यू करना है क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स का रिव्यू इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स लेज़र को ख़ास तौर पर डिस्कस करते हुए हमें एक टूल के तौर पर चाहिए होगी। इस टूल में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और एक्चुअली डिस्कस नहीं करनी, हमने जस्ट जो है उसका रिव्यू करना है, देखना है क्या होती है। तो ये है एयोटा एच कट पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी इज़ इक्वल टू माइनस एच कट स्केयर ओवर 2m पार्शियल 2 साई ओवर पार्शियल एक्स स्केयर। तो स्टूडेंट्स मैं वन डायमेंशनल इक्वेशन लिख रहा हूँ प्लस यू ऑफ साई। तो u यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, साई जो है वो फंक्शन है जो कि एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेव ऐसी वेव जो कि एक पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। ये आपने चीज़ जहन में रखनी है। और क्यों जहन में रखनी है, लेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हम लेज़र में जो कि लाइट है तो हम इसको सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं लेते, बल्कि इसको हम फोटोन के तौर पर स्टडी करते हैं। फोटोन जो कि लाइट का पार्टिकल है, यानी कि लाइट की डुअल नेचर को रिप्रेजेंट करते हुए हमने बात करनी है। तो इसलिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो हमें चाहिए होगी। और इस तरह की इक्वेशन का, या हम इस स्पेसिफिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन देखें तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। साई इज इक्वल टू ए ई रेज़ पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट, और ये सारी चीज़ जो है एक्सपोनेंट की पावर है इंटू ई टी। ई यहाँ पे एनर्जी और टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस पी इंटू एक्स। पी यहाँ पे मोमेंटम और एक्स यहाँ पे पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्टिकल हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल की मोशन की वजह से जो वेव जनरेट हो रही है उस वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्चुअली उसकी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है साई। तो हमें शायद यहाँ पे थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की ज़रूरत भी ना पड़े। उसकी वजह यह है कि हम जानते हैं लेज़र लाइट की ये एक खसूसियत है कि ये यूनी डायरेक्शनल होती है, इसलिए मैंने वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी है। अब बात करते हैं अगले टूल की। तो नेक्स्ट जो है वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बेसिकली हम वन डायमेंशनली बात करें, यानी कि हमारा पार्टिकल जो है वो वन डायमेंशनल मोशन में है, तो उसके लिए एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट हम चूज़ करेंगे, जिसके दरमियान हमने जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके होने की प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो उसके फंक्शन के मॉड का स्केल लेके और साथ में इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, ये जो साई मॉड स्केयर जो है, ये यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ कि साई मॉड स्केयर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली साई जो कि एक कम्प्लेक्स फंक्शन होता है, तो इसका हम कॉन्जुगेट लेकर, रियल भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली जो है इसको ये कम्प्लेक्स भी होता है इन जनरल। अच्छा, इसका हम कॉन्जुगेट लेकर इसको इसके सिंपल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें साई मॉड स्केयर मिल जाएगा। और फिर नेक्स्ट टूल देखते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अक्सर हमें देखनी पड़ती है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो गिवन स्पेस है क्या उसके अंदर हमारा पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अंदर हमारी वेव या पार्टिकल है कि नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास जो मैथमेटिक्स है वो है माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, हमने इंटेग्रल लेना है। और यहाँ पे भी हम साई मॉड स्केयर लेंगे और टोटल वो स्पेस में लेंगे। ये स्पेस हमारे पास वन डायमेंशनल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैंने थ्री डायमेंशनल लिखी है, यानी कि डी वी वॉल्यूम स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इज़ इक्वल टू आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है जी। तो और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी से मुराद ये नहीं है कि हमने जो लिमिट अप्लाई करनी है वो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ही अप्लाई करनी है। यहाँ पे मुराद ये है कि हमारी जो स्पेस जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे एंड हो रही है, मतलब हो सकता है कि हमारी स्पेस जो है वो -1 से स्टार्ट होकर +1 पे एंड हो रही हो, तो इसका मतलब है कि लिमिट -1 +1 होगी। और या ये हो सकता है कि हमारी स्पेस जो है वो 0 से लेकर 1 तक हो रही हो, तो ये लिमिट्स होंगी।
तो -∞ +∞ लिखने का मतलब ये है कि हमने टोटल स्पेस जो है वो लेनी है। आपने देखा था कि प्रोबेबिलिटी में हमने x1 और x2 लिखा हुआ था, उसकी वजह ये थी कि प्रोबेबिलिटी में हमने देखना होता है कि यानी कि हमने लिखा था x1 x2 इंटेग्रल की लिमिट्स लिखी थी, तो प्रोबेबिलिटी में हमने देखना होता है कि जो कोई से भी जो दो पॉइंट हैं उन दो पॉइंट के दरमियान पार्टिकल के मौजूद होने की जो है वो क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे मैं वन डायमेंशनल स्पेस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक पॉइंट है x1 और ये दूसरा पॉइंट है x2। तो लेकिन अगर हम टोटल स्पेस देखें तो हो सकता है हमारी टोटल स्पेस स्टार्ट हो रही हो -1 से लेकर +1 तक। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे -∞ पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है वो -1 +1 कवर करेंगे, जबकि प्रोबेबिलिटी में जो हम पॉइंट्स लेंगे वो x1 x2 लेंगे। और अगर हमें ओवरऑल स्पेस में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का कहा जाए तो फिर x1 हमारा जो है वो ये -1 ही होगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ही होगा हमारी स्पेस का, और x2 हमारा एंडिंग पॉइंट ही होगा, अगर हम टोटल हमें कहा जाए कि टोटल स्पेस में फाइंड आउट करें प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, अगर हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी भी क्वांटिटी की, तो जैसे कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है ए और इसकी हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये जो सिंबल मैंने साइड में डाले हैं ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू बेसिकली एवरेज वैल्यू का ही दूसरा नाम है, जो कि आम तौर पर हम अरिथमेटिक्स में एवरेज लेते हैं तकरीबन उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है। तो इसका तरीका जो है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे डी टाउ जो है ये स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंटेग्रल -∞ टू +∞ साई मॉड स्क्वायर डी टाउ। तो हो सकता है हमें जो है वो मिसाल के तौर पर हमें अगर पोजीशन की जो है यहाँ पे डीटा जो है ये सॉरी स्पेस एलिमेंट को नहीं, ये एक क्वांटिटी के लिहाज से होगा कि कौन सी क्वांटिटी हम ले रहे हैं, तो उसी का डेरिवेटिव एलिमेंट होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम पोजीशन की बात करें कि हम देखना चाहते हैं कि एक पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो उसके लिए हमारे पास फिर -∞ टू +∞ इंटेग्रल आएगा, x आएगा, एक ही जगह x मैंने लिखा इंटू साई मॉड का स्केयर लेंगे और यहाँ पे फिर dx आ जाएगा, डिवाइडेड बाय फिर इंटेग्रल -∞ टू +∞ साई मॉड स्केयर dx आ जाएगा। आज यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो टर्म है ये बेसिकली नॉर्मलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल स्पेस के अंदर नॉर्मलाइजेशन को। तो यानी कि अगर तो ये जो डिनोमिनेटर है 1 आ जाता है तो फिर तो जस्ट हमने ऊपर वाला इंटीग्रल नोमिनेटर जो है जस्ट सॉल्व करना होगा। बात कर लेते हैं ऑपरेटर्स की। इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स में हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर है जिसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऊपर साइन जो है ये पी के ये ऑपरेटर का है, -AOTA h कट पार्शियल ओवर पार्शियल x, ये वन डायमेंशनल मोमेंटम ऑपरेटर है। इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, h कट ओवर AOTA पार्शियल ओवर पार्शियल x। फिर है हमारे पास एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑपरेटर। टोटल एनर्जी ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और ये हमारे पास है एओटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल टी। फिर हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, और काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर को हम आमतौर पर के ई और इसके साथ ऊपर ये वाला सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर का स्केयर डिवाइड बाय 2m, और अगर हम मोमेंटम की जो ऑपरेटर की जो मतलब एक्सप्रेशन है उसको पुट करके सॉल्व करें तो ये -h कट स्केयर ओवर 2m पार्शियल 2 ओवर पार्शियल x स्केयर आ जाता है काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। अच्छा, नेक्स्ट है आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शन। तो हम जानते हैं आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि ये कुछ इस तरह की वेरिएबल हैं, ख़ास तौर पर आइगन फंक्शन की अगर हम बात करें कि जो बेसिकली हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू देने के बाद रिपीट हो जाता है, और जो वैल्यूज़ ये हमें देता है उसको हम आइगन वैल्यू कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन एटम की एनर्जी की बात करें तो उसकी एनर्जी हम फाइंड आउट करते हैं, फार्मूला हमारे पास En इज़ इक्वल टू E1 डिवाइड बाय n स्केयर, और n जो है ये एक इंटीजर है जो कि ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, 1 2 3 सो ऑन। ये बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो है वो ये फार्मूला है, और इसमें जो E1 है
यानी कि अगर हम देखें कि अगर हमने किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड आउट करनी हो एन की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, E1 की वैल्यू वही रहेगी, जस्ट हमें एन की वैल्यू चेंज करना पड़ेगी। सॉरी, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ सकता है कि 1 का स्केयर, या फिर E1/2 का स्केयर, या फिर E1/3 का स्केयर, या फिर E1/4 का स्केयर, सो ऑन। जो वाला ऑर्बिट होगा उसके लिहाज से उसका नंबर पुट करके उसका स्केयर ले लेंगे। आप देख रहे हैं कि E1 जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इस तरह से जो है ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए उसके इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट ऑर्बिट्स में उसकी एनर्जीज की वैल्यूज़ हैं, जो कि आइगन वैल्यू कहलाती हैं En की। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन एटम, अच्छा यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि E1 की वैल्यू अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखें तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसलिए ये वैल्यू एज इट इज़ रिपीट होती जाएगी। तो बाकी जो है वो हमें डिफरेंट मल्टीप्लाई के साथ वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, हाइड्रोजन के एंगुलर मोमेंटम की, तो उसमें भी तकरीबन इसी तरह की कंडीशन है कि वो भी आइगन वैल्यूज़ जो है वो मुख्तलिफ आइगन वैल्यूज़ ही हमें देता है। L=L × L+1 एच कट आएगा, और एच कट स्क्वायर रूट के बाहर है, और हम जानते हैं कि एल जो कि एज़िमुथल क्वांटम नंबर है 0, 1, 2, 3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सिर्फ एल की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करने से, अच्छा ये कहाँ तक जो एल जाएगा, n-1 तक, एन जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी एल की मुख्तलिफ वैल्यू पुट करते हुए स्मॉल एल की, तो हमें एंगुलर मोमेंटम की मुख्तलिफ वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यूज़ होंगी वो भी आइगन वैल्यूज़ होंगी। तो स्टूडेंट्स मज़ीद रिव्यू करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का, और नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे हम।